वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर के बारे में, जिसका नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। आपको बता दूं, जब आप बीए के 5th सेमेस्टर में पहुंचते हैं, यानी कि 3rd ईयर 5th सेमेस्टर में, तो एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। तो इसी प्रकार से हिंदी सब्जेक्ट के भी 2 पेपर होंगे। पेपर 1 मैंने आपको बताया साहित्य शास्त्र और उसके सिद्धांत, वो एक प्रकार से पेपर 1 है, उसका भी सिलेबस मैंने दिया हुआ है, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं इसी चैनल पर। और पेपर 2 का भी सिलेबस, यानी कि हिंदी का राष्ट्रीय काव्य जो इसका भी सिलेबस मैंने ऑलरेडी पहले अवेलेबल करवा दिया है। तो आज का जो वीडियो है वो पेपर 2 से ही रिलेटेड है, क्योंकि हिंदी का राष्ट्रीय काव्य आपको पेपर 2 में पढ़ना है। पेपर 1 के जल्द ही मैं उसकी भी क्लासेस प्रारंभ करवा दूंगा, लेकिन आज हिंदी का जो राष्ट्रीय काव्य है उसके चैप्टर नंबर 1 पर हम चर्चा करेंगे। यानी ये लाइव क्लास है और पहली क्लास है आप लोगों के लिए, ठीक है। यानी चैप्टर 1 है आपका, ठीक है। चैप्टर 1 में आपको क्या पढ़ना है? चंद बरदाई के बारे में पढ़ना है। चंद बरदाई के बारे में अगर बात की जाए तो एक कवि हैं, वीर गाथा काल के कवि हैं, ठीक है। और आपके यूनिट का नाम है, इकाई नंबर 1 में आपको वीर गाथा काल की राष्ट्रीय काव्य के बारे में पढ़ना है कि वीर गाथा काल में राष्ट्रीय काव्य जो लिखे गए हैं वो कौन कौन से लिखे गए हैं। तो उसी में चंद बरदाई का नाम आता है, ठीक है। चंद बरदाई एक कवि हैं और आदिकाल के कवि हैं हिंदी साहित्य में। तो उनका जो एक प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, खास करके व्याख्या, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी जो पृथ्वीराज जो रासो है, पृथ्वीराज रासो, उसका एक रेवा तट है। उसी रेवा तट के एक प्रकार से उसी का एक प्रकार से कुछ अंश आपको पढ़ना है, जैसे कि चढ़त राज पृथ्वीराज, यहाँ से पढ़ना है आपको। एक थोड़ा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं चर्चा कर लूँगा अभी। जैसे हम लोग सबसे पहले जानेंगे पृथ्वीराज रासो के, मतलब सबसे पहले हम जानेंगे पृथ्वीराज रासो को लिखने वाले जो चंद बरदाई हैं उनके जीवन के बारे में, मतलब उनके परिचय के बारे में कि चंद बरदाई कौन थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि चंद बरदाई का जीवन परिचय लिखिए, या चंद बरदाई की काव्य कला पर प्रकाश डालिए, या चंद बरदाई का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ठीक है। या एक प्रकार से चंद बरदाई कौन थे, चंद बरदाई को किस राजा का आश्रय प्राप्त था, पृथ्वीराज चौहान कौन था। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न आपसे बन सकते हैं, तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। और साथ ही साथ जो आपके जो कविताएँ हैं, यानी कि जो अंश है पद्य वाला, जिसकी व्याख्या करनी है, उसको भी हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चढ़त राज पृथ्वीराज, ये पृथ्वीराज रासो के रेवा तट के, मतलब रेवा तट समय के अंश से संबंधित है। तो इसी की व्याख्या हमको देखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको व्याख्या वाला चीज़ दिखा दे रहा हूँ। जैसे व्याख्या हम लोगों को इतना ही पढ़ना है, ठीक है। जो आपका है चंद बरदाई का इतना ही पढ़ना है, तो अभी इसको पढ़ेंगे हम, तब समझ में कब आएगा। अभी इसकी व्याख्या भी हम देखेंगे। तो यहाँ से व्याख्या एग्जाम में पूछी आती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे चैप्टर नंबर 1 के बारे में। इकाई 1 में आपको क्या पढ़ना पड़ता है? इकाई 1 में आपको वीर गाथा काल का राष्ट्रीय काव्य पढ़ना पड़ता है। और चैप्टर नंबर 1 आज हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर लिखा हुआ, चैप्टर नंबर 1 चंद बरदाई। चंद बरदाई का सबसे पहले हम लोग परिचय देख लेते हैं भाई। चंद बरदाई की अगर बात की जाए तो चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है भैया? तो चंद बरदाई को माना जाता है। उन्होंने अपने आश्रयदाता दिल्ली के सम्राट थे पृथ्वीराज, उनके यश को अमरता प्रदान करने वाले महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना करी है। मतलब इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। वीर गाथात्मक रचना है। और इस रचना में पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया है। पृथ्वीराज चौहान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 में और 1192 में, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये एक प्रकार से उस युद्ध का जिक्र भी करते हैं। तो दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान के आश्रयदाता थे, मतलब कि उन्हीं के यहाँ पर रहते थे और दरबारी कवि हुआ करते थे, ठीक है। और पृथ्वीराज के सामंत भी थे, राजकवि भी थे और सखा भी थे, मतलब मित्र भी थे, राजकवि भी थे और सामंत भी थे। ये पृथ्वीराज चौहान के सामंत भी थे। सामंत मतलब होता है कि भाई जैसे कि छोटे से एरिया के मालिक भी थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज रासो के अनुसार अगर देखें तो ये भट्ट जाति के थे। भट्ट जाति एक प्रकार से हुआ करते थे जो गायन बजायन किया करते थे। तो ये भट्ट जाति के थे। इनका जन्म जो था लाहौर में हुआ था। किसका जन्म भाई? चंद बरदाई का जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था? लाहौर में इनका जन्म हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात की जाए तो उन्होंने इनका जीवन काल संवत 1225 ईस्वी से, मतलब विक्रमी से लेकर के, मतलब 1225 से 1249 विक्रमी तक स्वीकार करते हैं।
1225 से 1249 के बीच, मतलब 1168 ईस्वी से लेकर के 1192 ईस्वी जो है आएगा आपका। अगर संवत में से आप 57 घटाओगे तो आपका निकल आएगा, ठीक है, मतलब विक्रमी संवत में से आप अगर आप 57 घटाओगे तो आपका सन निकल आएगा। यहाँ हुआ 15, यहाँ से उधर लिए हैं 15, 15 में से 7 गए, कितना बचेगा आपका 9, कितना होता है 8 7 15 होता है ना, तो 8 7 15 यानी 8 बचा यहाँ पर। यहाँ बचा 11, 11 में से 5 गए, 11 में से 5 गए 6, 6 5 11 होता है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर एक और यहाँ से उधार लिया था चूँकि, तो यहाँ पर कितना बचा, एक बचा और एक यहाँ पर है ये, तो 1168 ईस्वी आपका ये आ गया। देखिए 1168 ईस्वी, यहाँ से अगर आप जो है 57 घटा देंगे तो आपका 1192 आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये थोड़ा सा संवत से आप जो है सन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जितनी डेट बताते हैं वो संवत में ही बताते हैं, विक्रम संवत की बात करते हैं वो, ठीक है। तो इनका जो जीवन काल रहा है किसका जीवन काल भैया, चंद्रबरदाई का, वो 1168 ईस्वी में उनका जन्म हुआ है, 1192 में मृत्यु 1192 में। चूँकि जो 1192 समय है वो द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब द्वितीय तराइन के युद्ध का समय है और उसी में मृत्यु हो जाती है इनकी, ठीक है। कहा जाता है कि इनका तथा पृथ्वीराज का जो जन्म हुआ था वो एक ही दिन हुआ था। ये षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में निपुण हुआ कर, मतलब निपुण थे ये, मतलब बहुत सारी जानकारी इनके पास थी चंद्रबरदाई के पास। युद्ध करना भी जानते थे, शिकार खेलना यानी आखेट करना भी जानते थे, यात्रा भी ये किया करते थे, ठीक है। और इन सभी में खास करके जब भी राजा युद्ध में जाते थे, जब भी राजा शिकार खेलने आते थे और राजा कोई यात्रा पे जा रहे हैं, तो इन सभी समय में आप देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के साथ ही साथ रहा करते थे ये, और युद्ध करना भी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, शिकार करना भी जानते थे, यात्रा भी एक प्रकार से उनके साथ ही किया करते थे, मतलब युद्ध और आखेट में प्रवीण भी थे। इसके अलावा षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, ज्योतिष, पुराण, नाटक सभी के मतलब बहुत बढ़िया तरीके से जानकारी रखने वाले विद्वान हैं ये चंद्रबरदाई, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान के साथ हमेशा शिकार वगैरह पर या यात्रा पर निकला करते थे। और ऐसा माना जाता है कि चंद्रबरदाई को जालंधरी देवी का इष्ट, मतलब चंद्रबरदाई जो था वो जालंधरी देवी का इष्ट था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। कुछ विद्वान ऐसा बताते हैं कि भाई जो ये था ये जालंधरी देवी का कौन था, इष्ट था, मतलब जालंधरी देवी को एक प्रकार से अपना इष्ट देवता मानते थे ये और उनकी पूजा आराधना किया करते थे। शहाबुद्दीन गौरी जो है ये, इसी को मोहम्मद गौरी कहा जाता है, इसका पूरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की बात की जाए तो इसने आक्रमण किया था, ठीक है। आप देखते हैं 1191 में पृथ्वीराज चौहान पर, और पृथ्वीराज चौहान ने उसमें बहुत ज़्यादा इसको मारा घसीटा था, मतलब इसको भगा भी दिया था। लेकिन फिर बाद में 1192 मतलब इसको छोड़ दिया था एक प्रकार से 1191 वाले युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में। फिर द्वितीय युद्ध में और शक्ति के साथ आता है। शहाबुद्दीन गौरी जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके गजनी ले गया तो चंद्रबरदाई भी उनके साथ ही गए थे। और एक दिन सुल्तान ने दरबार में पृथ्वीराज के द्वारा शब्दवेदी बाण चलाने की कला का प्रदर्शन कराया। चूँकि जो ये थे पृथ्वीराज चौहान ने शब्दवेदी बाण चलाया, मतलब चलाना जानते थे। आप मूवी देखे होंगे, मूवी जो बनी है अक्षय कुमार, उसमें पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभा रहे। पृथ्वीराज चौहान मूवी देखिए तो उसमें आप देखते हैं कि अंधे रहते पृथ्वीराज चौहान, और अंधे होते हुए भी एक प्रकार से उनसे जो है बोला जाता है कि भाई 7 घोड़े मतलब 7 सैनिक रहेंगे, वो 7 सैनिक में से 7 बाण आपके पास हैं, कोई एक सैनिक मार दो तो तुम्हें एक प्रकार से मुक्त कर दिया जाएगा। तो पृथ्वीराज चौहान कहते हैं नहीं, 7 सैनिकों की मैं जान क्यों लूँ, तुम एक आ जाओ और मैं अकेला, मतलब तुम और मैं सामने सामने हो जाएं, और जिसको देखना है वो मतलब जिसको मतलब मारना होगा। और चूँकि वो अंधे थे पृथ्वीराज चौहान, और मोहम्मद गौरी जो था वो एक प्रकार से भाला लेकर के घोड़े से आता है। मूवी में आप देखिए क्लिप, तो उसमें आप देखते हैं कि वो भाला मार नहीं पाता, तब तक चंद्रबरदाई जो होते हैं इशारों में ही सारी बातें बता देते हैं कि भाई कितना गज, कितना ये है, मत चूको चौहान, ऐसे करके बोलते हैं। और जैसे कविताएं पढ़ते हैं तुरंत पृथ्वीराज चौहान जो है एक प्रकार से बाण चलाते हैं और जा करके उसके मतलब गले पर लगता है और उसका प्राण निकल जाता है। फिर उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों लोग आत्मघात कर लेते हैं, मतलब खुद अपने आप जो है जान दे देते हैं अपनी। तो इस प्रकार से चंद्रबरदाई ने अपनी कविता द्वारा पृथ्वीराज चौहान को सावधान कर दिया कि सुल्तान कहाँ पर बैठा है। पृथ्वीराज ने शब्दवेदी बाण चला करके उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी, और उसके तत्पश्चात पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई दोनों ने कटार के द्वारा क्या कर दिया, आत्मघात कर लिया, मतलब अपने आप को मार डाला।
तो ये एक प्रकार से थोड़ी सी इनके बीच में कुछ जो कहानियाँ रही हैं, मतलब जो एक प्रकार से कहानियाँ प्रचलित हैं उनके बारे में बताइए। इतिहास है, कहानी नहीं है। ठीक है। चंद्रबरदाई के द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता में संदेह व्यक्त करने वाले कुछ लोग तो कवि चंद्रबरदाई के अस्तित्व को ही संदेहास्पद मानते हैं। वो मानते हैं कि भाई चंद्रबरदाई थे ही नहीं, चंद्रबरदाई कोई कवि थे ही नहीं। ठीक है। कई सारी चीज़ें, कश्मीर के कवि जयानक ने संस्कृत में एक काव्य ग्रंथ पृथ्वीराज विजय की रचना की है, उसमें चंद का उल्लेख नहीं पाया गया है जाता है। और इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह विचार व्यक्त किया है कि चंद नाम का कवि था तो अवश्य, लेकिन यह संभव है कि वह पृथ्वीराज चौहान का समकालीन न होकर के उनके किसी वंशज के यहाँ रहा होगा तथा उसने अपने आश्रयदाता के पूर्व प्रतापी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करते हुए पृथ्वीराज रासो की रचना की होगी। मुनि जिनविजय ने अपना विचार इन शब्दों में व्यक्त किया है। मुनि जिनविजय कहते हैं कि चंद कवि निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक पुरुष था तथा वह दिल्लीश्वर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का समकालीन और उनका सम्मानित राजकवि भी था, और उसी ने पृथ्वीराज के कीर्ति कलाप का वर्णन करने के लिए देशव्यापी प्राकृत भाषा में एक काव्य की रचना की थी जो पृथ्वीराज रासो के नाम से प्रसिद्ध होती आगे चल करके। तो यानी कि बहुत सारे विद्वान स्वीकार करते कि भाई पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की, और चंद्रबरदाई वास्तव में ही पृथ्वीराज रासो मतलब पृथ्वीराज चौहान के समकालीन है, जबकि कुछ विद्वान इसको नहीं मानते हैं। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य स्वीकार किया है, जिसकी रचना पृथ्वीराज चौहान के अभिन्न मित्र एवं दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, उन्होंने की है। रासो की प्रामाणिकता के संबंध में पर्याप्त विवाद भी रहा है। विद्वानों का एक वर्ग है जो कि इसे पूर्णतः अप्रमाणिक रचना मानता है पृथ्वीराज रासो को, और इस वर्ग के विद्वानों में प्रमुख हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके अलावा आगे अगले विद्वान हैं कवि राजा श्यामल दास, डॉक्टर वूलर, मुंशी देवी प्रसाद, गौरीशंकर हीरानंद ओझा। ये सब हैं जो कि एक प्रकार से नहीं मानते हैं प्रमाणिक रचना पृथ्वीराज रासो को। ठीक है। और चंद्रबरदाई को एक प्रमाणिक कवि नहीं मानते, ऐतिहासिक कवि नहीं मानते हैं। वहीं द्वितीय वर्ग में कुछ विद्वान हैं जो कि उनको प्रमाणिक मानते हैं, उनकी रचना को प्रमाणिक सिद्ध करते हैं। रासो को प्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वानों में खास करके डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु और कर्नल टाड जो हैं, ये सभी लोग एक प्रकार से एक प्रमाणिक रचना मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। ठीक है। तो दो वर्ग हो गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको प्रमाणिक रचना नहीं मानते पृथ्वीराज रासो को, लेकिन वो उस रचना की बात अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में करते जरूर हैं। आप देखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िए तो उसमें आपको मिलेगा। तृतीय वर्ग के विद्वान ऐसे हैं जो कि रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना स्वीकार करते हैं, और ऐसा करते हुए उसके कुछ अंश को ही प्रमाणिक मानते हैं। भाई पृथ्वीराज रासो का कुछ अंश जो है वो प्रमाणिक है, सारे अंश प्रमाणिक नहीं है, ऐसा स्वीकार करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनमें शामिल है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी शामिल हैं, और मुनि जिनविजय भी एक प्रकार से इसी वर्ग के ही विद्वान हैं। यानी विद्वानों के तीन गुट हैं। एक तो ऐसे हैं जो कि रासो को प्रमाणिक ही नहीं मानते हैं, यानी अप्रमाणिक रचना स्वीकार करते हैं, सिद्ध कर देते हैं। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि उसको प्रमाणिक रचना सिद्ध करते हैं, और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि उसको अर्ध प्रमाणिक मतलब आधा प्रमाणिक, यानी उसके कुछ अंश प्रमाणिक हैं, कुछ अंश अप्रमाणिक हैं, ऐसा स्वीकार करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और मुनि जिनविजय ऐसे विद्वान हैं। ठीक है। मिश्र बंधु, कर्नल टाड, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, श्याम सुंदर दास, ये लोग उसको प्रमाणिक मानते हैं, जबकि मुंशी देवी प्रसाद, गौरीशंकर हीरानंद ओझा, कवि राजा श्यामल दास, डॉक्टर वूलर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये लोग उसको प्रमाणिक नहीं मानते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से चंद्रबरदाई से रिलेटेड कुछ बातें मैंने आपको बताई। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है उसकी व्याख्या को हम लोग कैसे समझेंगे। व्याख्या आपसे पूछी जाएगी कैसे। आपको यहाँ पर चढ़त राज पृथ्वीराज लिख देगा, और उसके बाद नीचे लिख देगा कग्गद लिखी मिल लई, इतना लिख देगा, और आपको व्याख्या करने के लिए पूछेगा। ठीक है। तो आप व्याख्या करने के लिए तत्पर हो पाएंगे जब आप ये वीडियो देख पाएंगे। ठीक है। और इसी प्रकार से मैं चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5 इसी प्रकार से मैं सिलेबस कंप्लीट करवाने का प्रयास 5th सेमेस्टर का बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर ही करने वाला हूं। तो आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और फ्री में पूरा सिलेबस आप पढ़िए यूट्यूब पर। ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज रासो के रेवा तट के समय अंश से है ये। ठीक है। अब देखिए कविता है, ये एक कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, इसी की व्याख्या देखनी है। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। चढ़त राज पृथ्वीराज वीर अग्नेव दिशा कसी,
सब भूम नृप नृपति चरण चहुआन लग्ग धसी मिल्यो भान बिस्तरी मिल्यो खट्टल गड्ढी नृप मिल्यो नंदीपुर राज मिल्यो रेवा नारिंद अप बनजूथ मृग सिंघन रुगज नृप आखेटक खिल्लई लाहौर थान सुल्तान तप बर कागद लिखी मिल लई। यहाँ पर एक प्रकार से इसमें प्रसंग में क्या लिखेंगे, सबसे पहले संदर्भ लिखना पड़ेगा। तो संदर्भ में आपको क्या लिखना है, आप लिखेंगे प्रस्तुत कवित्त या प्रस्तुत छंद। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता कि भाई ये कवित्त छंद है, वैसे पृथ्वीराज रासो का जो छंद है वो ये जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है ये कवित्त छंद है। ठीक है, जो लिखा हुआ है तो आप बताएंगे कि भाई प्रस्तुत कवित्त छंद या प्रस्तुत छंद जो है वो चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो के रेवा तटखंड से लिया गया है या रेवा तटखंड से उद्धृत है। आप ये संदर्भ लिखेंगे। इसके बाद में आप प्रसंग लिखेंगे। ठीक है, संदर्भ के बाद में क्या लिखते हैं, प्रसंग, यानी प्रसंग कहाँ का है, कहाँ की बात की जा रही, क्या बात की जा रही पूरी के पूरी कवित्त में उसको बोलते हैं प्रसंग। तो प्रसंग में क्या है, ये उस समय की बात हो रही है। ये एक प्रकार से खास करके आप लिखेंगे कि प्रस्तुत छंद में पृथ्वीराज के रेवा तट की ओर प्रस्थान करने तथा मार्ग में राजाओं का उपहार लेकर के मिलने आने और इसी समय लाहौर के शासक चंड पुंडीर के द्वारा शहाबुद्दीन की शक्ति और उसके चढ़ आने का पत्र भेजने का वर्णन इसमें किया गया है। मतलब पृथ्वीराज चौहान जो हैं जब वो आगे बढ़ते हैं, किस तरफ बढ़ते हैं भैया, वो बढ़ते हैं रेवा तट की ओर। जब प्रस्थान करते हैं तो उनके मार्ग में जो भी राजा मिलते हैं, जो भी राज मिलता है, वो सभी लोग उनको उपहार ला करके देते हैं, कुछ भेंट देते हैं और उनका बखान करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ लाहौर के एक शासक हैं चंड पुंडीर, वो इसी समय एक प्रकार से एक पत्र लिख करके भेजते हैं जो है पृथ्वीराज चौहान को कि भाई जो शहाबुद्दीन गौरी यानी मोहम्मद गौरी है ये आक्रमण के लिए आतुर है, आक्रमण करने के लिए ये आ रहा है। ये एक प्रकार से इसमें बताया गया है। अब इसका व्याख्या देखते हैं। चढ़त राज पृथ्वीराज वीर अग्नेव दिशा कसी, मतलब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो है चढ़त राज पृथ्वीराज मतलब जब वीर पृथ्वीराज चौहान जो है वो रेवा तट के लिए सेना सहित जो है सज करके आगे बढ़ रहे होते हैं, दक्षिण पूर्व की ओर वो प्रस्थान करते हैं। वीर अग्नेव दिशा कसी, अग्नेव दिशा मतलब एक प्रकार से दक्षिण पूर्व की दिशा जो है उस तरफ प्रस्थान करते। चढ़त राज पृथ्वीराज वीर अग्नेव दिशा कसी, वो एक प्रकार से क्या करते हैं, वो एक प्रकार से पृथ्वीराज चौहान जो है वो रेवा तट के लिए सेना के सहित सेना में एक प्रकार सज धज करके एकदम से अपना दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, सब भूमि नृप नृपति मतलब सब भूमि मतलब सारे जितने मार्ग में एक प्रकार से राजा महाराजा मिलते हैं, जितने भी राज्य मिलते हैं, उन सभी राजे महाराजे जो हैं उनको चरण चहुआन लग्ग धसी, मतलब एक प्रकार से जितने भी लोग मिलते हैं वो एक प्रकार से कुछ ना कुछ उपहार के रूप में लाते हैं और राजा को देते हैं, उपहार सहित उनको प्रणाम भी करते हैं। ठीक है, लग्ग धसी चहुआन लग्ग धस चरण मतलब वो एक प्रकार से चरण पढ़ते हैं और कुछ ना कुछ उनको देते भी हैं राजा को, यानी पृथ्वीराज चौहान को कुछ ना कुछ उपहार जरूर भेंट करते हैं। इसके बाद में मिल्यो भान बिस्तरी मिल्यो खट्टल गड्ढी नृप, मतलब आगे बढ़ते हैं जैसे ही तो राजा भान जो है वो एक प्रकार से मिलते हैं। अच्छा, पृथ्वीराज के चरणों में झुक करके प्रणाम करने की बात यहाँ पर की जा रही है। चहुआन लग्ग धसी मतलब चरण चहुआन, चौहान मतलब यहाँ पर चौहान, पृथ्वीराज चौहान के चरण को एक प्रकार से एकदम से छू करके प्रणाम करते हैं जो राजा महाराजा मिलते हैं रास्ते में, ऐसी बात यहाँ पर की जा रही है। मिलो भान बिस्तरी मतलब राजा भान, यहाँ पर भान बिस्तरी मतलब होता है भान, भान मतलब एक राजा भान थे, तो राजा भान जो थे वो अपने दल बल सहित मतलब कि मिलो भान बिस्तरी मिलो खट्टल गड्ढे नृप मतलब राजा बिस्तरी मतलब होता है कि यहाँ पर बिस्तरी का तात्पर्य है कि जो राजा भान है वो अपने दल बल सहित आकर के पृथ्वीराज चौहान से मिल जाते हैं। ठीक है, और एक जगह है दलगढ़, दलगढ़ यहाँ पर जो लिखा हुआ है दलगढ़ एक जगह है, वहाँ के राजा हैं। वहाँ के राजा कौन है भाई, दलगढ़ के राजा हैं कौन, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। दलगढ़ के राजा हैं खट्टू, यहाँ पर देखिएगा खट्टल, मिलो खट्टल गड्ढी नृप, गड्ढी नृप मतलब हो गया नृप माने राजा और खट्टुल गड्ढी एक प्रकार से तात्पर्य है यहाँ पर
खट्टुलगढ़ का राजा, या फिर एक प्रकार से उसी को बोलते हैं खट्टुलगढ़ का राजा या दलगढ़ का राजा, जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, दलगढ़ का राजा है खट्टू, वो एक प्रकार से आकर के मिलता है इनसे। इसके बाद मिले नंदीपुर राज, रास्ते में ही नंदीपुर के राजा भी इनसे मिलते हैं। कहाँ के राजा भाई? नंदीपुर का राजा भी मिलता है। एंड मतलब और मिलो रेवा नरिंद अप, रेवा नरिंद अप, यानी नंदीपुर का राजा मिलता है और रेवा राज्य का राजा जो है वो स्वयं आकर के उनसे मिलता है, मतलब अप माने स्वयं। ठीक है, स्वयं आकर के मिलता है। और इसी प्रकार से आगे आप देखेंगे अगली जो पंक्ति है, बनजूथ मृग सिंघन रूगज, मतलब वन रास्ते में जो पड़ता है, आप देखते हैं मार्ग में जो वन है, पड़ने वाले जो वन है, जो रास्ते में जो जंगल वगैरह पड़ते हैं, वहाँ पर अनेक मृग आते हैं। ठीक है, बनजूथ मृग मतलब एकदम से झुंडों में आते हैं मृग, सिंह मतलब बाघ आते हैं। ठीक है, और रूगज, गज माने क्या होता है? हाथी। तो हाथियों के झुंड, मृगों के झुंड, सिंह, ये सब मिलते हैं। नृप आखेटक खिल्लई, नृप माने राजा, राजा कौन राजा? पृथ्वीराज चौहान की बात हो रही, चौहान। तो नृप माने राजा जो होते हैं, सिंहों का, मृगों का, हाथियों का क्या करते हैं? शिकार करते हुए। आखेटक खिल्लई, यहाँ पर सा दे फिट, ये यहाँ पर जो सा लिखा हुआ है ये यहाँ पर खा पढ़ा जाता है, यहाँ पर इस सा को खा पढ़ा जाता है, आखेटक यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तब आप अर्थ अच्छे तरीके से लगा पाएंगे। नृप आखेटक खिल्लई मतलब वो शिकार खेलते हुए आगे बढ़ते हैं, और इन सभी जो जंगल में वन पड़ रहा है उसमें जो मृग हैं, सिंह हैं, हाथियों के झुंड हैं, उन सभी का शिकार खेलते हुए राजा आगे बढ़ते हैं। और इसी समय जब ये ऐसा चीज़ें हो रही होती हैं, इसी समय लाहौर थान सुल्तान तप, इसी समय सुल्तान एक प्रकार से लाहौर की बात, मतलब यहाँ पर लाहौर के शासक थे चंद पुंडीर जो है वो लाहौर के शासक हैं। वो इसी समय सुल्तान को कष्ट प्रदान करने वाले, चूँकि सुल्तान जो है पृथ्वीराज, सुल्तान जो है खास करके ये शहाबुद्दीन के लिए प्रयोग किया गया है। तो चूँकि सुल्तान जो है, सुल्तान तप लाहौर थान सुल्तान तप बर कागज लिख मिल रही, मतलब आप देखते हैं कि जो ये है चंद पुंडीर, ये एक प्रकार से पत्र लिखता है पृथ्वीराज चौहान को कि भाई शहाबुद्दीन की विशाल सेना जो है वो एक प्रकार से आ रही है, और उसकी सूचना जो है उस पत्र में होती है। और पृथ्वीराज चौहान को पत्र मिलता है इसी समय, जब वो एक प्रकार से इस तरीके से रेवा तट की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो बस इतनी सी व्याख्या इसकी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और आप देखते हैं इन पंक्तियों में एक प्रकार से यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो कुल मिलाकर के एक कहानी छिपी कि भाई पृथ्वीराज चौहान जो है वो रेवा तट के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में जो राजे महाराजे मिलते हैं वो सभी लोग उनको प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के साथ साथ जो भी उनके पास अच्छी चीज़ें होती हैं राजाओं महाराजाओं के पास, वो लोग उपहार के रूप में लाते हैं और पृथ्वीराज चौहान को देते हैं। चरण पड़ते हैं उनके, प्रणाम करते हैं पैर छू करके। और उसके बाद में वो जंगल जब पड़ता है तो जंगल में शिकार खेलते हुए आगे बढ़ते हैं, और शिकार खेलते हुए आगे बढ़ने के साथ साथ जब आगे और बढ़ते हैं तो उसी समय जो है लाहौर के जो राजा होते हैं चंद पुंडीर, वो उनको एक पत्र लिख करके भेजते हैं कि भाई यहाँ पर जो सुल्तान है, मतलब जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद शहाबुद्दीन है, उनकी सेना जो है आपकी तरफ जा रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो उस पत्र में मेंशन करते हैं, वो पत्र उनको मिलता है। ये पूरी की पूरी कहानी इस समय की है। बस इतना ही आपको पढ़ना था चैप्टर नंबर 1 में, बाकी आपका चैप्टर नंबर 1 क्लियर हो गया। अब चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे जगनिक के बारे में, और जगनिक में हम लोग पढ़ेंगे नैनागढ़ की लड़ाई और आल्हा का विवाह। उसमें शुरुआत की जो 5 सुमेरन, मतलब प्रथम 5 जो सुमेरन अंश है उसको पढ़ेंगे, और अंतिम 5 सुमेरन अंश जो है उसको पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका होगा सेकंड चैप्टर। उसमें हम लोग जानेंगे पूरा का पूरा कि बजय नगाड़ा नैनागढ़ में सबिया फौज हुए तैयार, भुअर भुरौहे फटफटाट खन मारो मुहबे के सरदार। इतना कह के दोनों चलिए अपने महल पहुँचे जाए, सेना छुट गया दिन नायक सो, झंडा गड़ा निशा को आए। इस प्रकार से ठीक है, झूठ सुमेरनी गए देवन कै साका सुनो सूर मन क्यार, और ब्याह बखाने मैं आल्हा का होई तहाँ भयानक मार। तो इस प्रकार से आल्हखंड जो है जगनिक का, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम नैनागढ़ की लड़ाई और आल्हा का विवाह से रिलेटेड चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके शुरुआती 5 अंश और अंतिम 5 अंश आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।